चलिए, तो अब हम आज इकाई 1 ठोस अवस्था में अपना अगला शीर्षक लेते हैं। शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा के आधार पर यदि हम क्रिस्टलों को बांटे तो दो मुख्य प्रकारों में इन्हें बांटा जा सकता है। पहला प्रकार हम कह सकते हैं आदर्श क्रिस्टल, और दूसरा प्रकार इसमें रखा जा सकता है वास्तविक क्रिस्टल या अनादर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल अर्थात वे क्रिस्टल जिसमें उसके सभी रचक कण अपने अपने मूल जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। क्या कह रहे हैं? अवयवी कण, या एक तो रहते नहीं है, अवयवी कणों की व्यवस्था पूरी तरह से पूर्णतः नियमित व क्रमबद्ध होती है। और अगर यहीं वास्तविक क्रिस्टलों की बात करें तो अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित व क्रमबद्ध नहीं होती है। आदर्श क्रिस्टल के रचक कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित और क्रमबद्ध होती है, जबकि वास्तविक क्रिस्टलों के रचक कणों की अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित व क्रमबद्ध नहीं होती है। दूसरी चीज यदि हम बात करें तो इसके जो अवयवी कण हैं, मतलब आदर्श क्रिस्टलों के जो अवयवी कण हैं वो केवल जालक बिंदुओं पर होते हैं। अवयवी कण केवल जालक बिंदुओं पर होते हैं, मतलब केवल उनके जो जालक बिंदु वही होंगे, उसके अलावा और कहीं भी अवयवी कण नहीं पाए जाएंगे। और यदि वास्तविक क्रिस्टल की बात करें तो अवयवी कण जालक बिंदुओं के अतिरिक्त अवयवी कण जालक बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी होते हैं। अवयवी कण जालक बिंदु पर तो रहते ही रहते हैं, उसके अलावा और भी कहीं किन्हीं स्थानों पर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो आदर्श क्रिस्टल है केवल परम शून्य ताप पर इनका अस्तित्व होता है। केवल परम शून्य ताप पर
अस्तित्व संभव है, मतलब केवल परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल हो सकते हैं, जबकि परम शून्य ताप को छोड़ दें तो बाकी किसी भी ताप पर वास्तविक क्रिस्टल हो सकते हैं। परम शून्य के अतिरिक्त सभी तापों पर अस्तित्व संभव है। परम शून्य ताप पर इनका अस्तित्व नहीं होता, उसके अलावा जो भी ताप है उन तापों पर वास्तविक क्रिस्टल का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से बात ये निकल के आती है कि वास्तव में जो आदर्श क्रिस्टल है वो काल्पनिक क्रिस्टल है। काल्पनिक क्रिस्टल है, मतलब इन सारी स्थितियों का पालन करना अभी तक किसी क्रिस्टल के लिए संभव नहीं हो पाया, लेकिन क्रिस्टल तो हैं। तो वो सब क्रिस्टल कौन से हैं? वास्तविक क्रिस्टल हैं। सभी ज्ञात क्रिस्टल वास्तविक क्रिस्टल हैं। तो मतलब इनका अस्तित्व होता है और ये पाए जाते हैं। अब ये देखें कि क्यों ऐसा होता है कि क्रिस्टल आदर्श ना होकर के वास्तविक की श्रेणी में जाते हैं। है तो क्रिस्टल ही, लेकिन आदर्श ना होकर के वो वास्तविक की श्रेणी में क्यों चले जाते हैं, इस पर अब हम विचार करते हैं। तो ध्यान दें, अगर हम परम शून्य ताप से अधिक ताप कर दें, परम शून्य ताप से अधिक ताप होने पर रचक कणों का अपनी व्यवस्था से विचलन ठोसों में अपूर्णता या दोष उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब अगर परम शून्य ताप है तब वो क्रिस्टल क्या होगा? आदर्श क्रिस्टल होगा। लेकिन परम शून्य ताप नहीं है, परम शून्य ताप के अलावा और कोई ताप है, तो उस क्रिस्टल के जो रचक कण हैं वो अपने मूल बिंदु से विचलित हो जाएंगे, और विचलित होने को ही अपूर्णता या दोष कहा जाता है। तो उस क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष हो जाएगी, और इस तरह से अपूर्णता या दोष युक्त क्रिस्टल ही पाए जाते हैं जिन्हें हम वास्तविक क्रिस्टल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि ये जो अपूर्णता या दोष हैं वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, किन कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये अपूर्णता या दोष मूलतः दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा वृद्धि के द्वारा और क्रिस्टल में किन्हीं अन्य तत्वों के समावेश के द्वारा। तो ध्यान दें, पहली चीज ऊष्मा बढ़ने से, मतलब परम शून्य ताप से अधिक ताप होने पर ऊष्मा वृद्धि से उत्पन्न दोष। ऊष्मा बढ़ने से जो दोष उत्पन्न होते हैं,
उन्हें कहा जाता है ऊष्मा गतिक दोष। और दूसरा है जब कोई दूसरा तत्व या पदार्थ उसमें प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में अन्य तत्वों के समावेश के कारण उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाते हैं। तो यदि क्रिस्टल में कोई भी और तत्व प्रवेश कर रहा है तो उसमें जो दोष उत्पन्न होंगे वो अशुद्धि दोष कहलाएंगे। तो ऊष्मा परम शून्य ताप से अधिक ताप होने पर जो दोष उत्पन्न होते हैं वो ऊष्मागतिक दोष, और क्रिस्टल में किसी दूसरे पदार्थ के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष। तो दो कारणों से दोष उत्पन्न हो सकते हैं जिन्हें हम क्रमशः ऊष्मागतिक दोष और अशुद्धि दोष कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं कि क्रिस्टल में जो दोष पाए जाते हैं उनको हम कितने प्रकारों में मूलतः रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोषों के प्रकार। ठीक है, तो क्रिस्टल में जो दोष पाए जाते हैं उनको हम मूलतः दो श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्रिस्टल के रचक कणों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। किसके कारण? क्रिस्टल में उपस्थित रचक कणों के इलेक्ट्रॉनों की अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। तो इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न दोष। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो कि अर्धचालक होता है, उसके अर्धचालक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक दोष ही है। सिलिकॉन इसी दोष के कारण अर्धचालक होता है ना। तो क्रिस्टल जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है उसका मेन कारण इलेक्ट्रॉनिक दोष है। दूसरे मुख्य दोष पे आते हैं जो मूलतः हमें पढ़ना है, वो है बिंदु दोष। रचक कण जिन स्थानों पर क्रिस्टल में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु। और जब कोई जालक बिंदु रिक्त होता है या रचक कण जालक बिंदुओं के अलावा किसी और स्थान पर होते हैं तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है बिंदु दोष, है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रचक कणों के नियमित व्यवस्था से विचलन के कारण उत्पन्न रचक कणों के नियमित व्यवस्था से विचलन के कारण
उत्पन्न होता है ना। इस दोष को विस्तार में कहा जाता है, विस्तार रूप में, विस्तारित रूप, इस दोष का विस्तारित रूप ही हम जानते हैं जो है जालक दोष या रेखीय दोष या तलीय दोष। तो बिंदु दोष के विस्तारित रूप को ही जालक दोष या रेखीय दोष या तलीय दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु दोष का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, इसलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे या आगे बात करेंगे इस पर हम अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।